वंदे मातरम बच्चों। तो सबसे पहले हम इंग्लिश का जो मैंने टेस्ट लिया था उसकी बात कर लेते हैं। जनरली मैं कर नहीं रही हूँ तुमसे इंग्लिश की बात, लेकिन आज मुझे लग रहा है थोड़ा तुम प्रश्नों पर ध्यान दे दोगे तो बेटर होगा, नहीं मेरा सब्जेक्ट ही तुम पीछे छोड़ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन था कि वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। बेटा तुम्हें इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने तुम्हें बताया भी था, शायद किसी ने हिंदी पूछी थी तुम में से ही, तो मैंने बोला भी था कि इसमें तुम्हें वो लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो अपने पानी के डर से उबरना चाहता था। तुम्हें वो लिखना था। तुमने आंसर में लिखा है हाँ वो पानी में गिरा, उसको डर लगा, ये हुआ वो हुआ, मतलब वो डूब रहा था, उसको बचाया गया, वो एक और मरने जैसा हो गया था। फिर मैंने पूछा है कि किस चीज़ों ने उसको प्रेरित किया कि तुझे इस डर से उबरना है। क्यों? उसने काफ़ी सारे प्लान किए थे अपनी लाइफ के अंदर कि मैं बोटिंग करूँगा, मैं फ़िशिंग करूँगा, मैं घूमने के लिए जाऊँगा, मतलब समुद्र के किनारे पे जाऊँगा। वो सब चीज़ें उसके सपने थे और वो अब उसके पूरे नहीं हो पा रहे थे। उसकी वजह से अब वो डिटरमाइंड हो गया था कि अब मुझे जो है वो मतलब जो अपना फ़ियर है वाटर से, उससे मुझे उबरना है। किसी ने नहीं लिखा, केवल इरफान बहादुर ने आंसर लिखा है, कनेक्टेड है वो उससे, उसका ये आंसर बिल्कुल सही है। फिर वॉशिंग मशीन वाला जो है, प्लीज़ थोड़ा स्पेलिंग्स पे ध्यान दो, स्पेलिंग्स बहुत गलत कर रहे हो। और बबली बेटा सीक्वेंस से लिखो, थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाओ। स्वेश नहर पनरमा नहर जो है वो लगभग का सही है, क्योंकि मैंने क्लास में ही बताया था और एक दिन के लिए तुम्हें टाइम दे दिया था। लगभग बच्चों ने अच्छे से किया कि उसमें थोड़ा जो कर्ज वाला जो टॉपिक है ना, उसको थोड़ा अच्छे से लिखो। तुमने लिखा है उसमें कर्ज देना पड़ता है, कि उससे जब गुजरते हैं ना तो वहाँ पर देना पड़ता है उसको। उसको ऐसा नहीं है वो कर है, कर्ज नहीं है, कर्ज नहीं है, कर है। जो कि जैसे हम रोड पे टैक्स देते हैं, जब हम टोल देते हैं वो हमारा टैक्स पे करना होता है। तो जब हम स्वेज से जाते हैं तो कर देना पड़ता है, क्योंकि पनामा के आसपास इतना उद्योगों का विकास नहीं हुआ हुआ है, इतनी डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। तो डेवलपमेंट नहीं है तो फिर इतना कर देना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कर्ज नहीं है, कर है। इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान रखो, तुमने गलत लिखा है बिल्कुल ही, इरफान बहादुर ने भी ये गलत लिख रखा है। हाँ, एक है तुम्हारा अभिलेख वाला क्वेश्चन था। अभिलेख से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त कैसे होते हैं। सबसे पहले तो तुम साक्ष्य लिखना सीख लो। तो साक्ष्य लिखते कैसे हैं। स सड़क वाला, उसके आगे की मात्रा, और क्षय जो क्षत्रिय वाला होता है ना वो आधा आता है, उसके आगे हमें यह लिखना है, तो वो होता है साक्ष्य। तुमने बहुत पता नहीं क्या लिखा है, साक्य लिखा है तुमने सर, सलजम वाले से करके शाकश, और मतलब अलग अलग तरीके का लिखा हुआ है सबके, किसी के भी सही तो है ही नहीं, तो सबने अपने हिसाब से कुछ भी बना दिया उसके अंदर। और फिर उसमें मैंने पूछा क्या है तुमसे कि अभिलेखों से क्या क्या जानने को मिलता है ना, कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य मतलब हम जिससे अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकें। ऐसा क्या मिलता है उन अभिलेखों के ऊपर जिनसे कि हम हमारी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। तो उसके अंदर तुमने मतलब उन अभिलेखों के बारे में लिख दिया, हमारी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कुछ कुछ बहुत पूरा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन तुम चाहो तो इसको पॉइंट्स में लिख सकते थे, तो तुमने बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स में लिख दिया है। बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है, वो तुम इससे और शॉर्ट आउट कर सकते थे कि इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता और ना तुम्हें इतना लिखना पड़ता। देखिए अभिलेख होते हैं, तुमने चलो एक लाइन में लिख दिया कि अभिलेख क्या होते हैं, वो तुम्हारा को लगभग को आ रहा है, लेकिन अभिलेखों से हमें क्या क्या पता चलता है। तो पहला बिंदु हम बना सकते हैं कि इससे जो राजा थे उनकी राज्य की सीमाओं का पता चलता था कि कहाँ तक किसका राज्य था। फिर जो अभिलेख थे उनके अंदर किसी शासक का जो नाम था, उस शासक का नाम, उसकी उपाधियाँ, वो अपने अपने नामों से अपना जिस उपाधि से खुद को सुशोभित करते थे उसी उपाधि को छपवा करके और फिर सिक्के छपवा देते थे वो लोग। तो उससे उसका नाम, उसका पद, उसकी उपाधि, उन सब का हमें पता चल जाता है। फिर किस समय पे उस सिक्कों को ढाला गया, उसका साल की मोहर तो हमारे आज के सिक्कों पर भी होती है। तुम देखोगे तो हमारे सिक्कों पे लिखा हुआ होता है 2015, 2016, जिस साल में उसको छापा जाता है उसको लिखा जाता है। फिर उसके अंदर भाषा, किस भाषा का प्रचलन था उस समय में, तो वो जिस भी समुदाय से ऐसे जुड़े हुए होते थे
उस भाषा की लिपि का ज्ञान और हमें उस भाषा का बोध हो जाता है कि उस टाइम पे उस समय कौन सी भाषा प्रचलित थी। फिर हो गया हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के नाम, ये कौन कौन से होते थे। जैसे कि अशोक के टाइम पे मौर्य काल में मौर्य काल से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जैसे कि धम्म महापात्र करके, एक गणपति वेदक करके, कुछ ऐसे काफ़ी सारे प्रशासनिक अधिकारी थे। जैसे स्त्रियों के जो अध्यक्ष होते थे उसके उनके सबके जो नाम है वो भी हमें इन अभिलेखों से जानने को मिलता है। फिर ये जो राजा होते थे क्या करते थे, किसी जगह पर अगर उन्होंने विजय हासिल की है, जीते हैं, तो उस समय पर भी ये कहीं सिक्के जारी करवाते थे या कहीं अभिलेख छपवा देते, तो उससे कि उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनकी उपलब्धियाँ और उनकी विजय जो होती थी उसके बारे में, उनकी जीतों के बारे में हमें पता चल जाता है। फिर एक उनके जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, इस जो समसामयिक जो ये सारी चीज़ें थी ना, समसामयिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है अभिलेखों के माध्यम से। फिर देखो दानात्मक अभिलेख करके एक अभिलेख है, वहाँ पर बढ़ई, कुम्हार, इन सब के बारे में भी लिखा गया है, तो वहाँ से हमें इस चीज़ की भी जानकारी मिलती है। तो गिने चुने से पॉइंट हो जाएंगे, अगर तुम पॉइंटों में लिखोगे तो और बेटर इस आंसर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिर तुम्हारा क्वेश्चन था दिशा। दिशा में कवि मनोविज्ञान से संबंधित कैसे बता रहा है दिशा कविता को। तो बेटा दिशा कविता मनोविज्ञान से संबंधित होती है, लेकिन कैसे होती है। देखो बाल मनोविज्ञान कैसे होता है उसके अंदर, कि जैसे जो बच्चा होता है ना वो अपनी मस्ती में रहता है, मस्त, वो आत्ममुग्ध रहता है, उसको लगता है कि जो मेरे आमने सामने है ना वही सारी दुनिया है। वो अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को बना लेता है कि बस ये यही है। तो वो बच्चा पतंग के हिसाब से यही कर रहा है कि जिधर मेरी पतंग जा रही है ना उधर ही हिमालय है। मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया, हर एक व्यक्ति अपने एक ही दुनिया बना के चलता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक यथार्थ होता है, उसमें एक आत्ममुग्धता होती है, वो अपने ही हिसाब से, अपने ही विचारों के हिसाब से एक नज़रिया बना के रखता है अपना। तो कवि उसके बारे में लिखना चाह रहा है बेटा। उस आत्ममुग्धता शब्द को वो एक हर व्यक्ति का व्यक्तिगत यथार्थ होता है, हर का एक अपना सोच होता है, नज़रिया होता है। वैसे ही उस बच्चे का सहज भाव ही है कि वो जैसा दिख रहा है वो उसी को सब कुछ मानता रहता है, अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। वो बातें तुमने कहाँ लिखी, तुमने तो मतलब बस कि पतंग जा रही है, वो बच्चा है, यही बाल मनोविज्ञान है। क्या है ये बाल मनोविज्ञान है, कुछ भी लिखते हो तुम लोग। फिर एक क्वेश्चन था तुम्हारा कवि केदारनाथ कविता बनारस शहर में के मतलब कैसा प्राचीन है, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना है तुम्हें, उसका वैभव जो है उसके लिए तुमने सारा लिख दिया, वहाँ पर क्या पूजा होती है, वहाँ पर ऐसे गंगा है, ऐसे घाट है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, मंदिर है वहाँ पर ऐसे सब कुछ है, उसको भी तुम और बेटर लिख सकते हो। जैसे कि देखो सबसे पहली बात है बनारस के अंदर विविधता है बहुत सारी। कैसे, क्योंकि वहाँ पर गंगा है, गंगा घाट है, वहाँ पर मंदिरों की घंटियाँ हैं, वहाँ पर लगातार मतलब एक अलग सी ध्वनि का गुंजायमान होता रहता है। वहाँ के लोगों का जो स्वभाव है बहुत शांत है, सारे शहरों के जैसे तेज नहीं है बनारस, वो थोड़ा धीमी गति से चलने वाला शहर है। वहाँ पर नावें हैं, घाट से बंधी हुई है वो, वहाँ पे मंदिर है, दीपक है, दीपक की कतारें हैं, घाट के ऊपर जो पानी में जलाए जाते हैं वो दीपक हैं। जो सबसे अलग है, एक तरफ तो चिता की अग्नि जल रही होती है और एक तरफ यज्ञ की धुआं है, मतलब एक घाट पे यज्ञ की धुआं और एक तरफ चिताग्नि भी हो रही है। चिताग्नि मतलब जब अंतिम संस्कार के अंदर चिता को अग्नि दी जाती है वो संस्कार किया जा रहा है एक तरफ, तो एक तरफ क्या हो रहा है, वहाँ पर यज्ञ हो रहे हैं, पूजा हो रही है, और उसकी वहाँ पर दोनों की धुआं जो है उसकी वजह से वो चारों तरफ फैली हुई है वो। तो शिव की नगरी कहा जाता है बनारस को, और वहाँ के एक रो का एक अलग सा ही माहौल बना हुआ है वहाँ पर। सारे भारत की आस्था का एक केंद्र है बनारस। तो इन सब बातों को किसी भी बच्चे ने नहीं लिखा है। तो बेटा थोड़ा जो पूछा जा रहा है उसका आसपास का प्रश्न को समझने की कोशिश करा करो।
मैं तुम्हारे पास होती हूँ, तुम्हें बताने को भी तैयार रहती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, उसे समझ करके फिर उत्तर लिखा करो ना। मतलब आप इधर उधर का तुम सोचते हो कि प्रश्न पूछा गया तो हमें इससे रिलेटेड जितना भी ज्ञान है वो सारा लिख दो। नहीं लिखना है ऐसे। जो प्रश्न पूछा गया है हमें उसका जितना बेटर आंसर हम निकाल सकते हैं वो बेटर आंसर निकाल करके तुम्हें लिखना है वहाँ पर। थैंक यू। आगे से थोड़ा और ध्यान देना। अच्छा कर रहे हो तुम लोग, और बेटर कर सकते हो। ठीक है। वंदे मातरम। मिलते हैं कल। थैंक यू।